आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारा पार्ट चल रहा है पोंगल, तो इसका हमारा सेकंड पार्ट है ये एक्सरसाइज का। तो शुरू करते हैं। पोंगल नई फसल का त्योहार है, ये हमने पढ़ा था। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति होती है, जनवरी के महीने में आता है ये त्योहार, तो हम इसको मनाते हैं। ऊपर दो वाक्य लिखे हैं, आइए इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, ये देखिए, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। यानी कि जहां पूर्ण विराम आ जाए वहां पर वाक्य बंद हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये वाक्य पूरा है, अपने आप में पूरा है। पोंगल नई फसल का त्योहार है, बिल्कुल है, इसलिए ये वाक्य पूरा हो जाता है। अगर इसमें हम कुछ और जोड़ करके वाक्य को लंबा बना देते हैं, अब इसमें ही हम इसको लंबा कैसे बनाएंगे? देखिए इसको हमने कैसे बनाया। पोंगल नई फसल का त्योहार है, और ये देखो और लगा दिया हमने, इस साथ ही साथ, इसके साथ साथ, और इसमें नया, और इसमें क्या खास बात है, यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। देखो अब इससे क्या हुआ, यह है पूरा एक वाक्य बन गया। जो हमने इसमें था ये पूर्ण विराम, ये हटा दिया और इसके बाद क्या यूज किया, और। ठीक है, तो इसको हमने एक ही वाक्य में सीमित कर दिया। अब हम यही एक्सरसाइज नीचे करेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनको जोड़ करके हम उनका एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया। वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया। यानी कि ये दो अलग अलग वाक्य हैं। अब हमने क्या करना है, इन दो वाक्यों को एक ही वाक्य में हमें सीमित करना है। ठीक है, तो एक ही वाक्य में जोड़ देना है। ठीक है, तो नीचे हमने ये एक्सरसाइज पूरा कर दिया है, तो आप इसको अपनी बुक में भी कंप्लीट कर लेना। तो कैसे बना, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं तथा, इसके बीच में हमने तथा लगा दिया। इसमें और भी लग जाएगा, मैं समझाने के लिए है ये। और वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं, तो ये भी सही है। अगर आप इसमें और लगा दोगे वो भी सही है, तथा लगा दोगे वो भी सही है। ठीक है, मेरा नाम दीपक है, मेरे भाई का नाम आदित्य है। दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है, तो हमने इनको एक ही में जोड़ दिया। देखो, मेरा नाम दीपक है तथा मेरे भाई का नाम आदित्य है, तो हमने इन दोनों को जोड़ के एक ही वाक्य इसको बना दिया है। मैं कल बाजार गया था, मैं बाजार से खिलौने लाया। तो दो अलग अलग वाक्य हैं, इनका हमने एक ही वाक्य बना देना है। मैं कल बाजार गया था, देखो यहां तक सही आ गया। इसको जोड़ा हमने और से, और वहां से खिलौना लाया। एक ही वाक्य में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। दिव्या गाना गा रही है, शारदा नाच रही है। तो दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको हम एक ही वाक्य में समायोजित कर देंगे। दिव्या गाना गा रही है तथा शारदा नाच रही है। दो अलग अलग बच्चों को हमने एक ही वाक्य में जोड़ दिया है, दिव्या और शारदा को। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप आराम से कर लेना। नेक्स्ट क्या है, लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। ठीक है, मक्का जब आग में डाला जाता है तो वह खील की तरह फूल उठता है। खील आप लोग खाते हो मक्के की, जिसको हम पॉपकॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। पहले वाक्य में फूल शब्द का अर्थ है फूल, यानी कि पुष्प जो खिलता है, जिससे हमें खुशबू मिलती है। और दूसरा शब्द है फूल, फूलना, फूल के बड़ा हो जाना, जिसपे एक सोजिश आ जाती है। इस प्रकार से कहता है ना, जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है तो वो फूल जाता है।
तो इस प्रकार से हम ऐसे ही जो आगे शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ हैं। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो उनकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जैसे अरुण है, अरुण हम लाल रंग को भी कहते हैं और अरुण हम सूर्य को भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद उत्तर है। एक तो जवाब होता है कि उत्तर दो, एक होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी दिशा की तरफ जाओगे, कि मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं। देखिए दोनों शब्द एक हैं लेकिन इनके जब परिस्थिति में इनका नाम और इसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, जब हम दिशा के लिए यूज करेंगे तो उत्तर दिशा के लिए यूज हो जाएगा, अगर हम जवाब देने के लिए कहेंगे तो उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब पत्र है, उसको हम चिट्ठी भी कहते हैं, और पत्र हम पत्ता यानी कि पेड़ का पत्ता, उसको भी हम पत्र कहते हैं। घटा बादलों की होती है जब बरसात का मौसम होता है, और घटा कम करना यानी कि घटाना, जब जोड़ना और घटाना होता है ना, तो ये वो घटाना होता है। तो ये एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कुल, खानदान को भी कहते हैं, जो परिवार होता है आपका, और कुल होता है समस्त या सारा, सभी को बुला लो। कुल कितने हैं, तो सारे होते हैं या समस्त होता है। ठीक है, अब कनक, कनक हम गेहूं को कहते हैं जिसका हम आटा बनाते हैं और रोटियां बनाते हैं। कनक एक धतूरा होता है, ये नशा होता है। कनक धतूरे का नशा होता है ना, तो एक उसको कहते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है, यह भी करें। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाया जाता है, इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। ये तो क्लियर है, इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। नीचे भी कुछ त्योहार दिए गए हैं, पता करें कि उनका नाम कैसे पड़ा। दशहरा, दस मतलब गिनती के 10, हैरा मतलब हारा यानी कि 10 सिर वाला हारा। 10 सिर किसके थे, रावण के थे, और उसको हम दशानन भी बोलते हैं, 10 सिरों वाला, यानी कि कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। जब रावण का वध किया भगवान श्री राम ने, तो उसी खुशी में इस दिन को हम दशहरा यानी कि 10 सिरों वाला हार गया, तो इसका असली मतलब तो ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। दिवाली, जिसको हम दीपावली भी बोलते हैं, उस दिन क्या हुआ था, भगवान श्री राम जब अपना वनवास खत्म करके, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसको कंप्लीट करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो इस खुशी में वहां के जो लोग थे उन्होंने घी के दिए जलाए थे, तो इसलिए इसको दिवाली यानी कि दीपों वाली, दीप होता है दिया, जिस दिन दिए जलाए जाते हैं तो ऐसा दिन मानना शुरू कर दिया, इसलिए इसका नाम दिवाली पड़ गया। होली, ये एक कहानी का हिस्सा है। होलिका एक औरत का नाम है जो कि राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी, और जो प्रहलाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये उसकी बुआ थी। तो इसको आशीर्वाद था कि इसको आग जला नहीं सकती है। ठीक है, तो इसने प्रहलाद को मारने के लिए ये उसको अपनी गोदी में लेकर आग में बैठ गई थी, क्योंकि प्रहलाद भगवान की पूजा करता था, और ये होलिका और इसका भाई हिरण्यकशिपु नहीं चाहते थे कि वो भगवान की पूजा करे। तो भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, और जो होलिका है वो जलकर मर गई थी, उसका आशीर्वाद जो है खत्म हो गया था। तो इसी मौके पर इस त्योहार का नाम होली पड़ गया, होलिका से होली बन गया। तीज, तीज होता है हरियाली का प्रतीक। ये बारिश के मौसम में
शुरू हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, तो इस खुशी में तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये हरियाली का प्रतीक है। नेक्स्ट, पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान किसान के घर आता है। पता करें कि वह लिखें कि और कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। ये तो त्योहार का है कि जब धान पककर आता है किसान के घर, तो इस खुशी में हम पोंगल मनाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि और ऐसे कौन से अनाज हैं जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम खाते हैं। गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जौ है। ये सारे ही हम जो अनाज है वो खाते हैं। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। गन्ने से और क्या क्या बनता है? गन्ने से हमें कौन से अलग अलग उत्पाद मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, वो देखिए। चीनी मिलती है, हमें शक्कर मिलती है, शीरा मिलता है, गुड़ मिलता है, भूरा मिलता है, गन्ने का जूस मिलता है। तो एक ही गन्ने से हमें 6 चीजें अलग अलग मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर गेहूं से कहें कि हमें गेहूं से क्या क्या मिलता है, तो आप अपनी कॉपी में इसको चेक करना कि आप गेहूं से क्या क्या नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, जैसे गेहूं से आटा मिला, सूजी मिली, चोकर मिला, अलग अलग देखो प्रोडक्ट कितने हमने बनाए गेहूं से। गेहूं से हम क्या क्या बना सकते हैं? रोटी है, ब्रेड है, बिस्किट है, डबल रोटी है, और भी कई सारी चीजें हम बना सकते हैं। हलवा है, तो बहुत सारी चीजें हम इनसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हमसे हमें अलग अलग नई नई चीजें कैसे मिलती हैं। इस एक्सरसाइज में इतना ही करेंगे। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में भी आराम से करना, और राइटिंग आपने जैसी मैंने बुक में लिखी है वैसी ही राइटिंग को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर सुंदर लिखोगे तो सुंदर दिखेगा। ठीक है, आराम से लिखें, बिल्कुल लाइन के साथ लिखना है आपने। जैसे देखो, और ये ऊपर वाली लाइन जरूर लगानी है, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।